आज हम एक ऐसे थिंकर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने राजनीति को बिल्कुल अलग नज़रिए से समझाया और दुनिया को दिखाया कि पावर का असली मतलब क्या है। आज हम बात करने जा रहे हैं निकोलो मैकियावेली की। आप शायद उनका नाम सुने होंगे या अगर नहीं सुने हैं तो भी कोई बात नहीं। मैकियावेली एक इटालियन थिंकर थे जो लगभग 500 साल पहले जीते थे। उन्होंने राजनीति के बारे में ऐसे आइडियाज़ दिए जो आज तक यूज़ किए जा रहे हैं, लेकिन जब लोग उनका नाम लेते हैं तो अक्सर उन्हें गलत समझा जाता है। कई लोग सोचते हैं कि मैकियावेली सिर्फ एक रूथलेस यानी निर्दयी सोच रखने वाले फिलोसोफर थे जिन्होंने बस ये सिखाया कि कैसे पावर को छुपा कर रखा जाए और कैसे लोगों को मैनिपुलेट किया जाए। लेकिन आज हम उनके बारे में एक नए तरीके से सोचेंगे और देखेंगे कि उन्होंने असल में क्या सिखाया। मैकियावेली कौन थे और क्यों उनकी बातें आज भी ज़रूरी हैं। देखिए, मैकियावेली के टाइम में इटली बिल्कुल अलग थी। वो कई छोटे छोटे राज्यों यानी स्टेट्स में बटी थी और हर जगह युद्ध और राजनीतिक अशांति यानी इनस्टेबिलिटी थी। मैकियावेली ने अपने जीवन में ये सब देखा और समझा कि अगर किसी को एक अच्छा लीडर बनना है तो सिर्फ अच्छा इंसान बनने से काम नहीं चलेगा, उसे प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। कभी कभी टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो सबको पसंद नहीं आएंगे। मैकियावेली ने कहा कि अगर आपको राज करना है तो आपको अपने फ़ायदे के लिए कभी कभी झूठ बोलना पड़ेगा या लोगों को ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो उन्हें अच्छे न लगे। आज के समय में जब हम पॉलिटिकल लीडर्स को देखते हैं, चाहे वो किसी कंट्री के प्रेसिडेंट हों या बिजनेस के बड़े सीईओज, उन सब में मैकियावेली के कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। लीडर्स आज भी उन्हीं के तरीके यूज़ करते हैं, जैसे कब स्ट्रिक्ट होना, कब नरम यानी सॉफ्ट होना और कब लोगों के समर्थन का फ़ायदा उठाना। मैकियावेली का सोचना था कि पॉलिटिक्स को समझना है तो आपको सिर्फ मोरल या इथिकल वैल्यूज़ पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, बल्कि आपको रियल वर्ल्ड सिचुएशंस को समझना होगा और उसी हिसाब से अपना अप्रोच रखना होगा। आज के इस एपिसोड में हम पहले समझेंगे कि मैकियावेली का जीवन कैसे था, उन्होंने किस तरह की पॉलिटिकल दुनिया देखी और समझी। हम देखेंगे कि उन्होंने द प्रिंस जैसी किताब क्यों लिखी और इसमें क्या क्या बातें थीं जो उस टाइम के राजाओं के लिए ज़रूरी थी। द प्रिंस में उन्होंने ये बताया कि एक किंग या लीडर को कैसे अपने राज्य को संभालना चाहिए और कैसे कभी कभी गलत काम भी सही लगते हैं अगर आपको पावर में रहना है। इसके बाद हम उनकी दूसरी किताब डिस्कोर्सेस ऑन लिवी को भी समझेंगे। द प्रिंस का फोकस राजाओं के ऊपर था, लेकिन डिस्कोर्सेस ऑन लिवी में उन्होंने समाज को रिपब्लिकन वैल्यूज समझाई, यानी जैसे कि एक सिस्टम में सभी लोग कैसे अपने रूल निभाते हैं और एक रिपब्लिक कैसे स्ट्रांग रहती है। और आखिर में हम ये डिस्कस करेंगे कि आज के ज़माने में मैकियावेली के आइडियाज़ का क्या मतलब है। आज की पॉलिटिक्स और लीडरशिप में कैसे उनके थॉट्स यूज़ किए जा रहे हैं और क्या ये इथिकल यानी नैतिक है। कैसे मैकियावेली के आइडियाज़ का इस्तेमाल बिजनेस और पॉलिटिक्स में हो रहा है और ये हमारे लिए क्या सिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे थिंकर को समझना जिन्होंने पावर और पॉलिटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल नए नज़रिए से समझाया। निकोलो मैकियावेली का जन्म 3 मई 1469 को फ्लोरेंस, इटली में एक मध्यम वर्ग के परिवार में हुआ था, मिडिल क्लास। उनका परिवार कोई राजघराने से संबंधित नहीं था, लेकिन वो थोड़े वेल एजुकेटेड और कल्चरल फैमिली थी। मैकियावेली के पिता एक छोटे एडवोकेट थे, इसलिए मैकियावेली को पढ़ाई लिखाई काफ़ी अच्छी मिली। वो ह्यूमनिज्म के विचारों से प्रभावित हुए, जो रेनेसांस पीरियड का एक बड़ा हिस्सा था। ह्यूमनिज्म एक ऐसा आइडिया था जो मानव के कौशलों और बुद्धि को प्रमोट करता था और जो हमारे मॉडर्न थॉट प्रोसेस के शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है। मैकियावेली के समय में फ्लोरेंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर था। यहाँ आर्ट्स, कल्चर और राजनीति तेजी से डेवलप हो रही थी। यह रेनेसांस का समय था, यानी एक ऐसा समय जिसमें इटली और यूरोप में पुनर्जागरण हो रहा था। लोग नए विचार, कल्पना और कलाओं के प्रति जागरूक हो रहे थे।
लेकिन साथ ही ये समय पॉलिटिकल टर्मोइल का भी था। फ्लोरेंस में एक तरफ बड़े बड़े आर्ट प्रोजेक्ट्स हो रहे थे और दूसरी तरफ राजनैतिक अशांति चल रही थी। यह अशांति उनके आने वाले काम को डीपली इम्पैक्ट करती है। मैकियावेली ने अपनी जवानी के दिनों में फ्लोरेंस में काफ़ी इम्पोर्टेंट पोजीशन संभाली। 1498 में जब फ्लोरेंस में मेडिची फैमिली का रूल ख़त्म हुआ और वहाँ एक रिपब्लिक बना तो मैकियावेली को एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन मिली। उन्हें सेकेंड चांसलर बनाया गया। इस पोजीशन में उनका काम था फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस को देखना। उन्होंने कई कंट्रीज़ और शासकों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए। उनका कैरियर इस फील्ड में उन्हें कई राज्यों और राजाओं के साथ काम करने का मौका देता था, जहां उन्हें अपनी आंखों से पॉलिटिक्स के रियल खेल को देखने का मौका मिलता है। सबसे बड़ा प्रभाव मैकियावेली पर चेज़रे बोर्जिया का पड़ा। चेज़रे बोर्जिया एक पावरफुल और रूथलेस लीडर थे और उन्होंने अपने राज्य को संभालने के लिए कई ऐसे मेथड्स अपनाए जो मैकियावेली को काफी प्रभावित करते हैं। मैकियावेली ने देखा कि बोर्जिया ने कैसे अपने दुश्मनों को मार गिराया और अपने फायदे के लिए कैसे राजनीतिक चालें चलने से कभी नहीं झिझक की। ये उनका पहला मुलाकात थी रियल पॉलिटिक यानी असली राजनीति से, जिसमें सर्वाइवल और पावर सबसे बड़े मायने रखते हैं। लेकिन जैसा हमने पहले देखा कि फ्लोरेंस एक अनस्टेबल जगह थी और जल्दी ही रिपब्लिक खत्म हो गया। 1512 यानी 1512 में मेडिची फैमिली वापस आई और फ्लोरेंस का कंट्रोल ले लिया। मैकियावेली जो एक रिपब्लिक सपोर्टर थे, उन्हें इस पावर शिफ्ट का नतीजा भुगतना पड़ा। मेडिची फैमिली ने मैकियावेली को राजद्रोह यानी ट्रीजन का इल्जाम लगाकर जेल में डाल दिया। यह उनके जीवन का सबसे कठिन समय था। उन्हें काफी टॉर्चर किया गया, लेकिन बाद में उन्हें आजाद कर दिया गया। उन्हें अपने घर के पास ही एक इस्टेट में एग्जाइल में भेज दिया गया। यही एग्जाइल उनके विचारों का एक नया युग शुरू करता है। मैकियावेली ने अपनी जिंदगी के सबसे कठिन समय में अपने सबसे प्रभावित करने वाले काम लिखने शुरू किए, द प्रिंस और डिस्कोर्सेस ऑन लिविंग। एग्जाइल में उनके अंदर एक इंटेलेक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन आया। वो समझ गए कि रियल वर्ल्ड में पावर और सर्वाइवल के लिए मोरालिटी हमेशा इम्पॉर्टेंट नहीं होती और इसलिए उन्होंने एक प्रैक्टिकल अप्रोच डेवलप किया जो उनके राइटिंग्स में दिखता है। अब हम मैकियावेली की सबसे फेमस और प्रभावित करने वाली किताब द प्रिंस के आइडियाज़ को समझेंगे। ये किताब एक ऐसे टाइम में लिखी गई थी जब मैकियावेली अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। इस किताब के माध्यम से उन्होंने एक लीडर को प्रैक्टिकल एडवाइस दी है कि पावर को कैसे बनाए रखा जाए और एक राज्य को कैसे संभाला जाए। जैसा हमने पहले समझा, मैकियावेली को 1512 में फ्लोरेंस के मेडिची फैमिली के वापस आने पर अपने पॉलिटिकल कैरियर का एंड देखना पड़ा। उन्हें जेल भेजा गया और फिर एग्जाइल कर दिया गया। एग्जाइल में रहकर उन्होंने अपने विचार लिखने शुरू किए। द प्रिंस उसी एग्जाइल का नतीजा था। ये किताब 1513 में लिखी गई थी, जब उनका सपना था कि वो वापस राजनीति में अपनी जगह बना सकें। इस किताब को उन्होंने लॉरेंजो डे मेडिची को डेडिकेट किया था, जो फ्लोरेंस का राजा था। मैकियावेली चाहते थे कि मेडिची फैमिली उनके विचारों को देखे, समझे और उन्हें वापस से अपने इनर सर्कल में जगह दे। लेकिन द प्रिंस सिर्फ एक पर्सनल पॉलिटिकल फेवर के लिए लिखी किताब नहीं थी। ये एक डिटेल्ड गाइड थी जो एक राजा को समझाती थी कि कैसे पॉलिटिकल पावर को प्रैग्मेटिकली यानी विवेक और तथ्य के साथ संभाला जाए। मैकियावेली का फोकस हमेशा प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर था, जिसमें सिर्फ मोरल या इथिकल प्रिंसिपल्स पर डिपेंड नहीं किया जाता था, बल्कि रियल वर्ल्ड सिचुएशंस को समझकर फैसले लिए जाते थे। मैकियावेली का इटली उस समय एक फ्रेगमेंटेड यानी टुकड़े टुकड़े राज्य में था। पूरी इटली कई छोटे छोटे सिटी स्टेट्स में बटी हुई थी, जिसमें फ्लोरेंस, वेनिस, मिलान जैसे राज्य शामिल थे। इनके बीच लगातार लड़ाई होती थी। साथ ही इटली के ऊपर बार बार फॉरेन इन्वेजन्स यानी विदेशी हमले भी हो रहे थे, कभी फ्रांस, कभी स्पेन और कभी होली रोमन एम्पायर से। हर तरफ
राजनीतिक अशांति यानी इनस्टेबिलिटी थी। ये हालत इतने खराब थे कि एक स्टेबल लीडरशिप की जरूरत थी जो देश को एक साथ जोड़ सके। इसी पॉलिटिकल केओस को देखकर मैकियावेली ने द प्रिंस लिखा। उन्होंने समझा कि अगर एक लीडर को अपने राज्य को बचा के रखना है तो उसे सिर्फ अच्छे डिसीजंस नहीं लेने पड़ेंगे, बल्कि कभी कभी टफ और मोरली ग्रे डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे। इसीलिए वो एक स्ट्रॉन्ग प्रैग्मेटिक रूलर की बात करते हैं जो सिचुएशन के हिसाब से अपने डिसीजंस बदलता रहे। मैकियावेली के लिए पॉलिटिक्स का मतलब था रियलिज्म, यानी जो दुनिया है उसी के हिसाब से चलना, आइडियलिस्टिक विचारों से नहीं। मैकियावेली ने द प्रिंस में दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, वर्टू और फॉर्चूना। आइए पहले इन्हें समझते हैं कि ये क्या है। वर्टू का मतलब है एक लीडर की कौशल और काबिलियत। एक राजा या लीडर को अपने स्किल से सिचुएशंस को अपने कंट्रोल में लाना चाहिए। वर्टू वो गुण है जो एक लीडर को इनेबल करता है कि वो मुश्किल समय में भी सही डिसीजंस ले। मैकियावेली के लिए एक अच्छा लीडर वो है जो अपने वर्टू का यूज करके अपने राज्य को मुसीबत से निकाल सके। फॉर्चूना यानी किस्मत या चांस एक दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब वो फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जैसे नेचुरल डिजास्टर्स, वॉर्स या दूसरे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। मैकियावेली कहते हैं कि एक लीडर को हमेशा तैयार रहना चाहिए कि कभी कभी किस्मत उसके खिलाफ जा सकती है, लेकिन अगर उसमें वर्टू है तो वो इन प्रॉब्लम्स को भी कंट्रोल में ले सकते हैं। मैकियावेली काफी रियलिस्टिक थे। उन्होंने समझा कि दुनिया कभी कभी आपके कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन एक सही लीडर वो है जो अपने वर्टू का इस्तेमाल करके अपनी फॉर्चूना को मैनेज कर सके। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैकियावेली ने चेज़रे बोर्जा का जिक्र किया, जो एक पावरफुल लीडर थे। बोर्जा ने अपने वर्टू का यूज करके अपने दुश्मनों को हराया और अपनी टेरिटरी को बढ़ाया, लेकिन जब उनका फॉर्चूना उनके खिलाफ गया और उनके फादर यानी पोप अलेक्जेंडर 6 की डेथ हो गई तो वो अपनी पावर खो बैठे। मैकियावेली ये बताते हैं कि चाहे आप कितने भी कैपेबल हो, कभी कभी किस्मत भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैकियावेली का सबसे बड़ा मैसेज ये था कि लीडर को अपनी वर्टू को मैक्सिमाइज करना चाहिए और हमेशा तैयार रहना चाहिए कि किस्मत कभी भी बदल सकती है। अगर एक राजा या लीडर अपने कौशल का सही इस्तेमाल करे तो वो अपनी किस्मत को भी अपने पक्ष में बदल सकता है। इस तरह द प्रिंस एक प्रैक्टिकल गाइड बन जाती है जो एक लीडर को बताती है कि कैसे पावर को बनाया रखा जाए, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। द प्रिंस के एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैकियावेली मेंशन करते हैं वो है मोरल प्रैग्मेटिज्म। मैकियावेली के लिए राजनीति और लीडरशिप का मतलब था प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ढूंढना, चाहे वो ट्रेडिशनल मोरल वैल्यूज के खिलाफ ही क्यों न हो। आइए समझते हैं कि मैकियावेली ने ट्रेडिशनल क्रिश्चियन मोरालिटी को कैसे चैलेंज किया और एक नई लीडरशिप की सोच थी, जिसमें कभी कभी क्रूअल यानी निर्दयी और रूथलेस यानी दया रहित डिसीजंस भी सही हो सकते हैं। मैकियावेली का सबसे फेमस और कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट था एंड्स जस्टिफाई द मीन्स। इसका मतलब यह है कि अगर आपको अपने गोल को पाना है तो उस तक पहुंचने के रास्ते को लेकर आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका गोल सही है, जैसे एक राज्य को स्टेबल बनाना या अपनी पावर को बचाना, तो आप जो भी तरीके अपनाते हैं वो जस्टिफाई हो जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपको कभी क्रूएल डिसीजंस भी लेने पड़े तो वो गलत नहीं होते, जब तक आपका गोल राज्य को संभालना है। इस थॉट ने क्रिश्चियन मोरालिटी को चैलेंज किया, क्योंकि ट्रेडिशनल क्रिश्चियन सोच कहती थी कि एक लीडर को हमेशा दया यानी कंपैशन, सत्य यानी ट्रुथ और न्याय यानी जस्टिस के रास्ते पर चलना चाहिए। मैकियावेली ने इस सोच को प्रैक्टिकल नजर से देखा और कहा कि रियल दुनिया में हमेशा मोरल होना मुश्किल है। अगर आपको अपने राज्य को स्टेबल रखना है तो कभी कभी आपको खुद के मोरल्स को साइड में रखना पड़ता है। मैकियावेली के लिए राजनीति का असली खेल सर्वाइवल का था और सर्वाइवल के लिए किसी भी तरह का एक्शन अगर जरूरी हो तो वो सही है। मैकियावेली ने एक रियल लाइफ एग्जांपल दिया चेज़रे बोर्जा का। बोर्जा ने अपनी पावर को बनाए रखने के लिए कई क्रूएल एक्शंस लिए, जैसे अपने दुश्मनों को मार गिराना, लोगों को धोखा देना और
सबको अपने रूल के नीचे लाने के लिए किसी भी हद तक जाना। मैकियावेली ने बोर्जा के इन टैक्टिक्स को एडमायर किया क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल तरीके से अपने राज्य को एक्सपेंड किया और अपनी पावर को बनाए रखा। एक और इम्पॉर्टेंट आइडिया जो मैकियावेली ने दिया वो था, इज इट बेटर टू बी फियर्ड और लव्ड। मैकियावेली ने ये सवाल उठाया कि क्या एक लीडर को ऐसा होना चाहिए जिससे लोग प्यार करें या डरें। उनका जवाब सिंपल था, लीडर को फियर्ड होना चाहिए, पर यह जरूरी है कि लोग उसे हेट न करें। मैकियावेली के लिए लव काफी अनस्टेबल चीज थी। लोग कभी भी आपको छोड़ सकते हैं अगर वो सिर्फ आपको प्यार करते हैं। प्यार पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि जब तक आप उनके लिए फायदेमंद हैं तब तक वो आपको पसंद करेंगे। लेकिन डर एक ज्यादा रिलायबल यानी भरोसेमंद तरीका था अपनी पावर को बनाए रखने का। अगर लोग आपसे डरते हैं तो वो आपके खिलाफ नहीं जाएंगे। डर इंसान को अपने फैसलों को बदलने से रोकता है। लेकिन यह जरूरी है कि एक लीडर अपने लोगों को इतना न डराए कि वो उससे नफरत करने लगे। नफरत लीडर के लिए खतरनाक होती है क्योंकि जब लोग नफरत करने लगते हैं तो वो उसके खिलाफ होना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैकियावेली का कहना था कि एक लीडर को अपना रूल इस तरह से संभालना चाहिए कि लोग उससे डरें लेकिन उससे नफरत न करें। मैकियावेली ने एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया, डिसेप्शन का, यानी धोखा देना। कभी कभी जरूरी होता है एक लीडर के लिए धोखा देना। मैकियावेली के लिए एक सक्सेसफुल लीडर वो था जो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपनी चाल बदल सके और अगर जरूरत हो तो लोगों को मैनिपुलेट कर सके। उन्होंने कहा कि कभी कभी आपको अपनी रियल इंटेंशंस यानी इरादों को छुपाना पड़ता है और दूसरों को वो दिखाना पड़ता है जो वो देखना चाहते हैं। यह पॉलिटिकल टैक्टिक्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी थी। एक लीडर को कभी कभी अपने दुश्मनों को धोखा देकर अपना फायदा उठाना पड़ता है और अगर वो अच्छे तरीके से किया जाए तो ये धोखा देना गलत नहीं माना जाएगा। डिसेप्शन मैकियावेली के लिए एक जरूरी स्किल थी जिसे एक शासक को अपने आर्सेनल में रखना चाहिए। इसका मतलब है कि एक लीडर को कभी कभी अपने वर्ड्स और एक्शंस को मैनिपुलेट करके अपने राज्य की भलाई के लिए काम करना पड़ता है। मैकियावेली का पॉलिटिकल थॉट पुराने रोमन और ग्रीक लीडर्स के कामों से डीपली प्रभावित था। उन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट, जूलियस सीजर और कई और रोमन रूलर्स के एग्जाम्पल्स दिए जो अपने दुश्मनों को हराने के लिए रूथलेस तरीके अपनाते थे। ये लीडर्स अपने टाइम के सबसे बड़े रूलर्स थे क्योंकि उन्होंने अपनी पावर को बनाए रखा और अपने राज्य को एक्सपैंड किया। इन रूलर्स ने अपने रूल के दौरान कई ऐसे डिसीजंस लिए जो मोरली क्वेश्चनेबल थे लेकिन वो इफेक्टिव थे। ये मैकियावेली के लिए प्रमाण था कि पॉलिटिक्स में कभी कभी आपको ट्रेडिशनल मोरल वैल्यूज को साइड में रखना पड़ता है और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को पहले रखना पड़ता है। अब हम मैकियावेली के दूसरे इंपॉर्टेंट काम डिस्कोर्सेस ऑन लिवी पर थोड़ी बात करते हैं। जहां द प्रिंस एक प्रैग्मेटिक गाइड थी राजाओं और सिंगल लीडर्स के लिए, वहीं डिस्कोर्सेस ऑन लिवी एक अलग नजरिया देता है। यह है रिपब्लिक्स के बारे में। यह किताब लिवी के रोमन हिस्ट्री पर फोकस्ड है जिसमें मैकियावेली ने एक कमेंट्री लिखी थी। इसका फोकस एक रिपब्लिक के आइडियल्स पर था, यानी एक ऐसे सिस्टम पर जिसमें सभी नागरिकों का रोल होता है और पावर एक ही इंसान के हाथ में नहीं होती। मैकियावेली ने डिस्कोर्सेस ऑन लिवी लिखते समय रोमन रिपब्लिक के एग्जाम्पल्स को समझा और एनालाइज किया। इस किताब का मुख्य उद्देश्य था ये दिखाना कि एक स्ट्रांग रिपब्लिक कैसे चलती है और कैसे उसे बनाए रखा जाता है। रोमन रिपब्लिक जो कई सौ सालों तक बनी रही, मैकियावेली के लिए एक आइडियल था क्योंकि उसमें एक बैलेंस्ड पावर स्ट्रक्चर था। इस किताब में मैकियावेली ने एक राज्य यानी स्टेट को कैसे संभालना चाहिए इस पर अपनी सोच दी, लेकिन यह रिपब्लिक के संदर्भ में था जिसमें पावर को सेंट्रलाइज्ड नहीं किया जाता। इस किताब का एक और मकसद ये था कि मैकियावेली उन लोगों को समझा सके जो सिर्फ मोनार्की या एक लीडर के हाथ में पावर देना चाहते थे। उन्होंने बताया कि अगर सिटीजन्स एक्टिव हैं और अपने अधिकारों को समझते हैं तो रिपब्लिक्स ज़्यादा लंबा चलती हैं क्योंकि वहाँ एक व्यक्ति या फैमिली के हाथ में सब कुछ नहीं होता। इसलिए डिस्कोर्सेस का फोकस पावर को डिसेंट्रलाइज करने और लोगों को सिविक पार्टिसिपेशन के लिए इनकरेज करने पर था।
मैकियावेली का एक स्ट्रांग बिलीफ था कि एक रिपब्लिक तभी चलती है जब सिविक वर्चू जिंदा हो। सिविक वर्चू का मतलब ये है कि राज्य के सभी नागरिक अपने दायित्व को समझे, एक्टिवली राज्य के मामलों में हिस्सा लें और अपने समुदाय की भलाई के लिए काम करें। मैकियावेली के लिए सिविक वर्चू एक रिपब्लिक की जान थी। जब नागरिक अपने राज्य में एक्टिव और संवेदनशील होते हैं तो राज्य स्टेबल होता है। सिविक वर्चू का सीधा मतलब ये था कि लोग अपने कर्तव्य यानी ड्यूटी को समझकर अपने देश की सुरक्षा, न्याय और सिस्टम में भरोसा बनाए रखते हैं। यही रीजन था कि मैकियावेली के नज़र में एक रिपब्लिक कभी भी तब नहीं चल सकती जब नागरिक अपने कामों में लापरवाही दिखाए। उन्होंने बताया कि अगर लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर काम करें तो राज्य के अंदर भी एक लिबर्टी यानी स्वतंत्रता बनी रहेगी और यही लिबर्टी एक रिपब्लिक का असली मकसद होती है। जहां द प्रिंस एक राजा के लिए था जिसमें एक सिंगल लीडर को प्रैग्मेटिज्म के साथ रूल करने का गाइड दिया गया था, वहीं डिस्कोर्सेस ऑन लेवी बिल्कुल अलग था। यहाँ पर मैकियावेली ने डेमोक्रेटिक आइडियल्स और पब्लिक पार्टिसिपेशन पर फोकस किया। द प्रिंस में मैकियावेली ने कहा कि कभी कभी एक लीडर को टफ और निर्दयी डिसीजंस लेने पड़ेंगे। उनकी सोच प्रैग्मेटिक और रियल पॉलिटिक थी। इसमें मोरालिटी को पीछे छोड़कर पावर को सेंट्रलाइज करना था। लेकिन डिस्कोर्सेस में मैकियावेली ने उससे अलग सोच दिखाई। यहाँ उन्होंने कहा कि एक राज्य तब तक मजबूत रहता है जब तक पावर डिसेंट्रलाइज्ड होती है और सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी के प्रति कमिटेड होते हैं। ये दोनों किताबें मैकियावेली के डुअल फिलॉसफी को दिखाती हैं। एक तरफ उन्होंने प्रैग्मेटिक लीडरशिप को समझाया और दूसरी तरफ रिपब्लिकन आइडियल्स को प्रमोट किया। ये कंट्रास्ट दिखाता है कि मैकियावेली प्रैक्टिकल सोच के सपोर्टर थे, लेकिन वो समय और हालात के हिसाब से अलग अलग तरीके अपनाने को कहते थे। मैकियावेली को रोमन रिपब्लिक का स्ट्रक्चर बहुत प्रभावित करता था और उसका एक बड़ा रीजन था वहाँ का बैलेंस ऑफ पावर। रोमन रिपब्लिक में एक वेल बैलेंस्ड सिस्टम था जिसमें पावर एक जगह कंसंट्रेट नहीं होती थी। मैकियावेली ने ये देखा कि रोमन रिपब्लिक का सिस्टम इतना सक्सेसफुल इसलिए था क्योंकि वहाँ पे चेक्स एंड बैलेंसेस का एक इफेक्टिव सिस्टम था। चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब है कि पावर को अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के बीच बांटना ताकि कोई भी एक व्यक्ति या संस्था ज़्यादा पावर न ले सके। रोमन रिपब्लिक में ये सिस्टम था कि हर पावरफुल इंडिविजुअल या ग्रुप को काउंटर करने के लिए एक दूसरा इंस्टीट्यूशन होता था। मैकियावेली ने यह समझा कि ये सिस्टम एक रिपब्लिक को स्टेबल और लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं। रोम ने अपने शुरुआती दिनों में काफ़ी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स देखे, जैसे अमीरों और गरीबों के बीच, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट्स रोम को तोड़ने के बजाय उसे और मजबूत बनाते रहे क्योंकि इन कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान हर एक पार्टी को अपनी जगह बनाए रखने का मौका मिला और ये आपस का टेंशन रोम के सिस्टम को बैलेंस्ड बनाता गया। मैकियावेली ने ये लेसन दिया कि एक रिपब्लिक तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब वहाँ एक इक्विलिब्रियम हो, मतलब पावर का एक ऐसा बैलेंस हो जिसमें सब अपनी जगह पे हो लेकिन कोई भी ग्रुप या व्यक्ति ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए। रिपब्लिक्स के लिए चेक्स एंड बैलेंसेस जरूरी हैं ताकि वो करप्ट ना हो जाए और एक लीडर या ग्रुप उसे अपने हाथ में न ले ले। इस तरह डिस्कोर्सेस ऑन लेवी एक डीपर फिलोसॉफिकल गाइड है जो एक रिपब्लिक के आइडियल्स को प्रमोट करता है। यहाँ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर का डिसेंट्रलाइजेशन मैकियावेली के लिए सबसे ज़रूरी है। रोमन रिपब्लिक के एग्जाम्पल्स के जरिए मैकियावेली ने समझाया कि एक रिपब्लिक तभी सफल होती है जब नागरिक एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बने और सिस्टम्स में चेक और बैलेंसेस बनाते रहें। चलिए अब हम मैकियावेली के एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को समझते हैं जो उन्होंने डिस्कोर्सेस ऑन लेवी में डिस्कस किया, जो है करप्शन, पावर बैलेंसिंग एंड रिपब्लिकन स्ट्रेंथ। मैकियावेली ने ये डीपली एनालाइज किया कि एक रिपब्लिक कैसे करप्शन की तरफ जा सकते हैं और उसे कैसे बचाया जा सकता है। उन्होंने ये भी समझाया कि रिपब्लिक्स में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे उन्हें मजबूत करते हैं और टायरनी को कैसे रोका जा सकता है। मैकियावेली का मानना था कि हर रिपब्लिक में एक समय ऐसा आता है जब वो करप्शन की तरफ बढ़ने लगता है। करप्शन का मतलब ये है कि जब लोग अपने देश के हित के बजाय अपने पर्सनल फायदे के लिए काम करने लगते हैं।
तो राज्य कमजोर पड़ने लगता है। उन्होंने देखा था कि रिपब्लिक्स चाहे जितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, धीरे धीरे करप्ट हो जाती है। इसका कारण होता है कि जब सब कुछ ठीक चलने लगता है तो लोग अपनी सिविक ड्यूटी यानी नागरिक कर्तव्य को भूलने लगते हैं और अपनी सेल्फिश डिजायर्स को पीछे चलने लगते हैं। मैकियावेली ने इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन दिया, पीरियोडिक रिफॉर्म्स यानी नए सुधार। उन्होंने कहा कि एक रिपब्लिक को अपने सिविक वर्टू को जिंदा रखने के लिए रेगुलर रिफॉर्म्स की जरूरत होती है। इसका मतलब यह है कि अगर राज्य को करप्शन से बचाना है तो उसके सिस्टम में समय समय पर चेंजेस लाने पड़ेंगे ताकि सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को बनाए रखा जा सके। अगर ये रिफॉर्म्स नहीं होते तो रिपब्लिक्स धीरे धीरे अपनी असली स्ट्रेंथ खो देती और उनका गिरना तय होता। मैकियावेली कहते हैं कि रिपब्लिक्स के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है कॉम्प्लेसेंसी का, यानी जब सब कुछ स्मूथली चल रहा होता है तो लोग समझने लगते हैं कि उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये कॉम्प्लेसेंसी ही है जो सिविक वर्टू को मारने लगती है। जब लोगों में अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही आ जाती है तो वो करप्ट होने लगते हैं और ये रिपब्लिक्स के गिरने का पहला कदम होता है। मैकियावेली कहते हैं कि एक हेल्दी रिपब्लिक में थोड़ा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जरूरी होता है। आप सोच रहे होंगे कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे एक रिपब्लिक को मजबूत बना सकता है। देखिए, मैकियावेली का मानना था कि जब एक रिपब्लिक में गरीब लोग और अमीरों के बीच संघर्ष होता है तो ये टेंशन उन्हें मजबूत बनाती है। आप ये समझ सकते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट एक पावर चेक की तरह काम करता है। जब एक तरफ से ज्यादा पावर एक्युमुलेट होने लगती है तो दूसरी तरफ से उस पावर को बैलेंस करने का प्रेशर होता है। मैकियावेली का कहना था कि अगर सब कुछ बिल्कुल शांत और कॉन्फ्लिक्ट फ्री हो तो एक तरफ के लोग इतनी ज्यादा पावर ले लेते हैं कि वो पूरी रिपब्लिक को कंट्रोल करने लगते हैं, लेकिन अगर टेंशन बनी रहे तो ये पावर किसी एक जगह कंसंट्रेट नहीं होती। ये इंटरनल स्ट्रगल एक बैलेंस क्रिएट करते हैं जिससे सभी लोग अपने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाते हैं और सिस्टम को एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में रखते हैं। मैकियावेली ने रोमन रिपब्लिक का एग्जाम्पल दिया जहां अमीरों और गरीबों के बीच काफी लड़ाई होती थी, लेकिन ये लड़ाई रोम के लिए एक तरीके से बेनिफिशियल थी। इसका मतलब ये नहीं कि लड़ाई को प्रमोट करना चाहिए, लेकिन इंटरनल टेंशंस कभी कभी रिपब्लिक्स को मजबूत बनाते हैं क्योंकि इससे सिस्टम में चेक्स और बैलेंसेस बनाए रखने का एक मैकेनिज्म मिलता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मैकियावेली ने बताई वो थी टायरेनी को रोकने का तरीका। टायरेनी तब होती है जब एक व्यक्ति या एक ग्रुप इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो पूरी रिपब्लिक को अपने कंट्रोल में ले लेता है। मैकियावेली कहते हैं कि अगर एक रिपब्लिक को टायरेनी से बचाना है तो वहां एक बैलेंस्ड गवर्नमेंट स्ट्रक्चर बनाना होगा जिसमें पावर को अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के बीच बांट दिया जाए। इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए मैकियावेली ने दो इंपॉर्टेंट चीजें बताई। पहली पब्लिक अकाउंटेबिलिटी और दूसरा चेक्स एंड बैलेंसेस। पहले बात करते हैं पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के। जब तक एक रिपब्लिक के लीडर्स अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल हैं, उनके एक्शंस को पब्लिक स्क्रूटनाइज कर सकती है, तब तक टायरेनी का खतरा कम होता है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि लीडर्स के एक्शंस पर नजर रखी जाए और उन्हें जवाबदेह बनाया जाए। अगर कोई व्यक्ति या इंस्टीट्यूशन अपने आप को किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं समझता तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है और ये टायरेनी का पहला कदम होता है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, मैकियावेली के नज़र में पावर को एक जगह एक्युमुलेट होने से रोकने के लिए चेक्स एंड बैलेंसेस जरूरी होते हैं। अगर हर एक इंस्टीट्यूशन को चेक करने के लिए कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन हो तो कोई भी एक व्यक्ति या ग्रुप ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता। रोमन रिपब्लिक में यह सिस्टम इसलिए इफेक्टिव था क्योंकि हर इंस्टीट्यूशन को एक दूसरी पावर के दायरे में रखा जाता था। मैकियावेली ने यह भी बताया कि रिपब्लिक में लॉज का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रॉन्ग लॉज और इंस्टीट्यूशंस ही एक रिपब्लिक को टायरेनी से बचा सकते हैं। जब तक लॉ और इंस्टीट्यूशंस स्ट्रॉन्ग होते हैं तब तक एक लीडर या पावरफुल ग्रुप अपनी पावर का दुरुपयोग नहीं कर पाता। मैकियावेली के लिए एक रिपब्लिक की असली स्ट्रेंथ इस बात में होती है कि वहाँ पावर का बैलेंस बना रहे और सिस्टम इतना फ्लेक्सिबल हो कि अगर कहीं भी इम्बैलेंस हो तो उसे इमीडिएटली ठीक किया जा सके।
इन सब चीज़ों के थ्रू एक रिपब्लिक टायरेनी के खतरे से दूर रहती है और अपनी फ्रीडम को बचा के रखती है। इस तरह डिस्कोर्सेस ऑन लिवी में मैकियावेली ने समझाया कि एक रिपब्लिक कैसे करप्शन की तरफ बढ़ती है और कैसे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और स्ट्रॉन्ग लॉज उसे बचा सकते हैं। उन्होंने पावर का बैलेंस बनाए रखने और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के जरूरत पर जोर दिया, जिससे एक रिपब्लिक टायरेनी के खतरे से दूर रहे और अपने डेमोक्रेसी को बनाए रखे। कई लोग सोचते हैं कि द प्रिंस और डिस्कोर्सेस ऑन लिवी एक दूसरे के ऑपोजिट है। द प्रिंस में मैकियावेली ने एक स्ट्रॉन्ग प्रैग्मेटिक राजा के बारे में लिखा है जो अपने राज्य को बनाए रखने के लिए कभी रूथलेस भी हो सकता है। इस किताब में वो मोनार्की के सपोर्टर लगते हैं जहां एक सिंगल लीडर पावर को हैंडल करता है। वहीं डिस्कोर्सेस ऑन लिवी में उन्होंने एक रिपब्लिक के बारे में बात की है जहां पब्लिक पार्टिसिपेशन और सिविक वर्टो यानी नागरिक कर्तव्य से राज्य चलाया जाता है। ये दोनों किताबें कॉन्ट्रडिक्टरी लगती हैं, लेकिन इनमें एक बात कॉमन है, रियलिज्म। मैकियावेली का मेन फोकस रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर था और दोनों सिचुएशन के लिए उन्होंने अलग सॉल्यूशंस दिए हैं। द प्रिंस एक अनस्टेबल और क्राइसिस सिचुएशन के लिए लिखी गई थी जहां एक राजा को पावर को बनाए रखने के लिए हर पॉसिबल तरीके से इस्तेमाल करना पड़ता है। वह डिस्कोर्सेस ऑन लिवी एक स्टेबल रिपब्लिक के बारे में है जिसमें सिस्टम इतना स्ट्रांग हो कि लोगों के बीच सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहे और पावर को बैलेंस करके रखा जाए। मैकियावेली इन दोनों रियलिटीज को समझते थे। जब राज्य अनस्टेबल हो तो एक स्ट्रांग सेंट्रल अथॉरिटी की जरूरत होती है, जैसे उन्होंने द प्रिंस में बताया, और जब राज्य स्टेबल हो तब पावर को डिसेंट्रलाइज करके एक रिपब्लिक का मॉडल सबसे अच्छा होता है। दोनों अलग सिचुएशंस के लिए अलग सॉल्यूशंस हैं, लेकिन ये दोनों सिचुएशंस एक ही फंडामेंटल ट्रुथ को समझाती हैं। पॉलिटिक्स में पावर सबसे जरूरी चीज है। मैकियावेली का पॉलिटिकल थॉट ह्यूमन नेचर के समझ पर बेस्ड था। उन्होंने ह्यूमन बीइंग्स को इनहेरेंटली सेल्फिश यानी स्वार्थी और पावर हंग्री माना। मैकियावेली का मानना था कि इंसान अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करता है और अगर उसे मौका मिले तो वो अपनी पावर को बढ़ाने का हर पॉसिबल तरीका अपनाता है। ये सिनिकल लगता है, लेकिन मैकियावेली इस रियलिटी को समझकर पॉलिटिक्स में प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देना चाहते थे। इस रियलिज्म के हिसाब से उन्होंने कहा कि एक लीडर को ये समझना होगा कि लोग सिर्फ तब तक उनका साथ देंगे जब तक उन्हें अपने फायदे दिखते हैं। इसलिए एक लीडर को अपनी पावर को बनाए रखने के लिए सिचुएशंस के हिसाब से डिसीजंस लेने पड़ेंगे, कभी नरम यानी सॉफ्ट और कभी कड़क यानी स्ट्रिक्ट। उन्होंने ये भी कहा कि एक लीडर को ये मानकर चलना चाहिए कि दुनिया में सब लोग अच्छा नहीं सोचते और हमेशा ऑनेस्ट नहीं होते। अगर वो ऐसा सोचेंगे तो वो अपनी पावर को खो देंगे। मैकियावेली का ये व्यू पॉइंट था कि ह्यूमन नेचर प्रेडिक्टेबल है। लोग अपने स्वार्थ के लिए काम करेंगे और उनके बिहेवियर सेल्फिश होते हैं। इसलिए पॉलिटिक्स में आइडियलिज्म से ज्यादा रियलिज्म जरूरी है। एक प्रैग्मेटिक अप्रोच ही एक लीडर को सफल बनाती है, क्योंकि वो हार्श रियलिटीज को समझकर अपनी स्ट्रेटजीज बनाता है। मैकियावेली का इन्फ्लुएंस सिर्फ उनके समय तक सीमित नहीं था। उन्होंने कई मॉडर्न पॉलिटिकल थियरिस्ट को डीपली प्रभावित किया, जिसमें से कुछ बड़े नाम हैं: थॉमस होब्स, जीन जैक रूसो और फ्रीडरिक नीचे। थॉमस होब्स की फेमस थियरी ऑफ द लेविएथान में एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी की बात की गई थी, जो मैकियावेली के आइडियाज से काफी प्रभावित थी। होब्स ने कहा कि ह्यूमन नेचर इनहेरेंटली सेल्फिश होती है और इसलिए एक पावरफुल अथॉरिटी का होना जरूरी है ताकि सोसाइटी में पीस बनाए रखा जा सके। ये थॉट मैकियावेली की इस सोच से मिलता जुलता है कि पावर और कंट्रोल सोसाइटी को केओस से दूर रखने के लिए जरूरी है। जेन जैक रूसो का फोकस सिविक वर्च्यू और डेमोक्रेसी पर था, जो डायरेक्टली मैकियावेली के डिस्कोर्सेस ऑन लिवी से प्रभावित था। मैकियावेली की तरह रूसो भी ये मानते थे कि पब्लिक पार्टिसिपेशन और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक हेल्दी रिपब्लिक के लिए जरूरी है। रूसो ने ये बात कही कि एक रिपब्लिक तभी चलती है जब लोग एक्टिव और इंगेज्ड हों। फ्रीडरिक नीचे के विचारों में पावर और लीडरशिप के कॉन्सेप्ट्स काफी प्रोमिनेंटली दिखते हैं। उन्होंने मैकियावेली के रियलिज्म और ह्यूमन नेचर के एनालिसिस को अपने काम में एक्सप्लोर किया।
नीचे ने मैकियावेली के प्रैग्मेटिक लीडरशिप अप्रोच को समझा और कहा कि स्ट्रॉन्ग लीडर्स वो होते हैं जो अपने विल और पावर के जरिए अपने गोल्स को अचीव करते हैं, चाहे समाज के मोरल्स से उनका कोई भी तालमेल न हो। मैकियावेली ने थियरीज ऑफ स्टेट गवर्नेंस और पावर के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिया। उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम्स को सिर्फ आइडियलिस्टिक नजरिए से नहीं देखा, बल्कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को समझने का एक प्रैक्टिकल तरीका दिया। उन्होंने गवर्नेंस के लिए प्रैग्मेटिज्म को इंट्रोड्यूस किया, जिससे मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी की कई एस्पेक्ट्स प्रभावित हुए। मैकियावेली का असर सिर्फ थियरिस्ट तक नहीं था, कई मॉडर्न पॉलिटिकल लीडर्स ने भी उनके विचारों को अपने लीडरशिप स्टाइल में अडॉप्ट किया। विंस्टन चर्चिल और मार्गरेट थैचर जैसे लीडर्स काफी मैकियावेलियन प्रिंसिपल्स का पालन करते दिखे। विंस्टन चर्चिल ने अपने लीडरशिप में कई ऐसे डिसीजंस लिए जो मैकियावेली के प्रिंसिपल्स के हिसाब से थे। उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कई टफ और प्रैग्मेटिक डिसीजंस लिए जो मोरली क्वेश्चनेबल हो सकते थे, लेकिन सर्वाइवल और विक्ट्री के लिए जरूरी थे। मैकियावेली की तरह चर्चिल ने भी पावर को संभालने के लिए प्रैग्मेटिज्म का इस्तेमाल किया और कई बार हार्श तरीके अपनाए। मार्गरेट थैचर को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है और उन्होंने अपने रूल में मैकियावेलियन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने कंट्री को इकोनॉमिकली रिफॉर्म करने के लिए कई कड़क डिसीजंस लिए, जिसमें उन्होंने पब्लिक बैकलैश यानी विरोध के बावजूद अपने गोल्स को अचीव किया। मैकियावेली की तरह थैचर ने भी स्टेबिलिटी और पावर को बनाए रखने के लिए टफ लीडरशिप का सपोर्ट किया। लेकिन इन सब एग्जाम्पल्स के साथ एक इथिकल क्वेश्चन भी उठता है। जब लीडर्स मैकियावेली के प्रैग्मेटिक और रूथलेस अप्रोचेस को अडॉप्ट करते हैं तो इसमें मोरालिटी का क्या रोल होता है? कई लोग कहते हैं कि मैकियावेली की सोच को ब्लाइंडली फॉलो करना एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करता है, क्योंकि उसमें मोरल वैल्यूज को पीछे छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये भी सच है कि मैकियावेली ने जो कहा था वो रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स को एड्रेस करता है, जहां सर्वाइवल और स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। मैकियावेली के जीवन का सबसे कठिन दौर उनका एग्जाइल था। जैसे ही मेडिची फैमिली ने फ्लोरेंस पर वापस कंट्रोल ले लिया, मैकियावेली को अपने राजनैतिक कैरियर से हाथ धो बैठना पड़ा। उन पर विश्वासघात यानी ट्रीजन का आरोप लगाया गया और उन्हें जेल भेजा गया। जेल में उन्हें टॉर्चर भी किया गया, लेकिन बाद में उन्हें रिहाई मिल गई। रिहाई के बाद उन्हें फ्लोरेंस से बाहर एक छोटे स्टेट में एग्जाइल किया गया। एग्जाइल के दिनों में मैकियावेली अपने समाज और राजनीति के प्रति काफी विचार करते रहे। अपनी पुरानी पॉलिटिकल पोजीशंस खोने के बाद भी उन्होंने अपने लिखने का काम नहीं छोड़ा। उन्होंने द प्रिंस और डिस्कोर्सेस ऑन लिवी जैसे अपने सबसे फेमस काम इस दौर में लिखे। यही वक्त था जब उन्होंने अपनी राजनीतिक विचारों को और प्रैग्मेटिक बनाया, क्योंकि अब वो राजनीति के असली खेल से दूर थे और उनके पास समय था अपने अनुभवों को विचार और थियरी के रूप में प्रकट करने का। मैकियावेली की मृत्यु यानी डेथ 1527 में हुई। उनकी जिंदगी के अंतिम दिन उनके एग्जाइल के बाद के सालों में रिलेटिव आइसोलेशन में ही गुजरे। जब मैकियावेली की डेथ हुई तो उनके छोटे परिवार और कुछ करीबी मित्रों के अलावा कोई उनकी मृत्यु पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। फ्लोरेंस के अंदर मेडिची फैमिली का कंट्रोल तब भी था और मैकियावेली उनके पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा नहीं बन पाए। उनकी मृत्यु के वक्त उन्हें एक रिटायर्ड डिप्लोमेट और एक राइटर के रूप में देखा जाता था, लेकिन उनके आइडियाज उस वक्त तक ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किए गए थे। मैकियावेली का जीवन जहां एक तरफ पॉलिटिकल कैरियर की ऊंचाइयों और निचाइयों से भरा रहा, वहीं उनकी डेथ उनके पॉलिटिकल एग्जाइल के शांत दौर में हुई। मैकियावेली की रेपुटेशन उनके जीवित समय में कंट्रोवर्शियल थी। उन्हें अक्सर एक रूथलेस और इमोरल थिंकर के रूप में देखा गया। द प्रिंस को कई लोगों ने एक इविल गाइड के रूप में पढ़ा, जो पावर को बनाए रखने के लिए धोखा, डिसेप्शन और रूथलेसनेस को प्रमोट करती थी। यहाँ तक कि उनका नाम मैकियावेलियन शब्द के रूप में एक नेगेटिव मीनिंग बन गया, जो किसी भी निर्दयी और चालाक लीडर के लिए यूज होता था। लेकिन उनकी डेथ के कई सालों बाद उनकी सोच को अलग तरीके से समझा जाने लगा। 16वीं और 17वीं सदी के पॉलिटिकल थिंकर्स ने उनकी सोच को दोबारा पढ़ा और समझा कि उन्होंने जो लिखा वो असली दुनिया की हार्श रियलिटीज को रिफ्लेक्ट करता था, न कि उनका कोई पर्सनल मोरल एजेंडा था। आइए एक रिकैप करते हैं और फिर इस एपिसोड को समाप्त करते हैं।
मैकियावेली के विचारों ने पॉलिटिक्स में एक नया पर्सपेक्टिव दिया जो प्रैग्मेटिज्म और रियल पॉलिटिक पर आधारित था। उनकी दो सबसे प्रमुख किताबें द प्रिंस और डिस्कोर्सेस ऑन लिवी दो अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स को समझाने का तरीका देती हैं, लेकिन दोनों में एक कॉमन थ्रेड है कि पावर का इंपॉर्टेंस। द प्रिंस किताब में मैकियावेली ने बताया कि एक लीडर को अपनी पावर को कैसे बनाए रखना चाहिए, चाहे उसके लिए कभी रूथलेस डिसीजंस क्यों न लेने पड़े। मैकियावेली का मेन फोकस था कि रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में एक लीडर को आइडियलिस्टिक नहीं बल्कि प्रैक्टिकल होना चाहिए। उन्होंने ये सिखाया कि अगर एक राजा या लीडर को अपने राज्य को बचाना है तो कभी कभी एंड्स जस्टिफाई द मीन्स का प्रिंसिपल अपनाना पड़ता है, जिसमें मोरालिटी को हमेशा पहले नहीं रखा जा सकता। इस किताब ने पावर और लीडरशिप के डायनेमिक्स को रियल वर्ल्ड रियलिटीज के रूप में देखा। उनकी दूसरी किताब डिस्कोर्सेस ऑन लिवी में मैकियावेली ने रिपब्लिक्स और डेमोक्रेसी के बारे में अपने विचार रखे। उन्होंने ये बताया कि एक रिपब्लिक तभी सफल होती है जब वहाँ सिविक पार्टिसिपेशन और चेक्स एंड बैलेंसेस हो। मैकियावेली के लिए सिविक वर्च्यू यानी नागरिकों का अपने कर्तव्य का सम्मान और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना एक रिपब्लिक के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ थी। इस किताब में उन्होंने रोमन रिपब्लिक के मॉडल का एनालिसिस किया और बताया कि कैसे एक रिपब्लिक को करप्ट होने से बचाया जा सकता है। दोनों किताबें अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के लिए थी। एक तरफ क्राइसिस में एक स्ट्रॉन्ग रूलर की ज़रूरत को समझाया गया और दूसरी तरफ एक स्टेबल रिपब्लिक का मॉडल दिया गया, लेकिन दोनों ही किताबों का मेन फोकस था पावर का प्रैक्टिकल यूज और उससे कैसे संभाला जाए, ये सिखाना। मैकियावेली की सोच को हम आज भी इसलिए रिलेवेंट पाते हैं क्योंकि उन्होंने जो प्रॉब्लम्स समझी थी वो आज भी वैसे ही हैं। पावर, पॉलिटिक्स और लीडरशिप के डायनेमिक्स आज भी वैसे ही काम करते हैं जैसे उन्होंने अपने टाइम में समझा था, चाहे वो एक कंट्री का लीडर हो या एक बिजनेस का CEO। मैकियावेली के आइडियाज हर जगह अप्लीकेबल हैं। उनका फोकस हमेशा ये था कि पॉलिटिक्स में सर्वाइवल और स्टेबिलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और अगर आपको अपने राज्य या ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाए रखना है तो आपको कभी कभी टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। मैकियावेली के आइडियाज हमें सिखाते हैं कि दुनिया में जो दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता। लीडर्स को कभी कभी टफ कॉल्स लेने पड़ते हैं और उनके डिसीजंस का मोरल या एथिकल कॉन्टेक्स्ट कभी कभी ग्रे एरिया में होता है, लेकिन ये उन्हें गलत नहीं बनाता क्योंकि उनका मेन गोल अपनी पावर और राज्य की स्टेबिलिटी को बनाए रखना होता है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।